नमस्ते। स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। तो उदय कोटक जी ने रिजाइन कर दिया है। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ यार, तो गाली मत देने लगना। ये घबराने की नहीं, ये समझने की चीज़ है कि अभी 31 दिसंबर को ऑलरेडी उन्हें रिजाइन, मतलब उनका टेन्योर पूरा हो रहा था, उन्हें जाना ही था। तो अभी हुआ क्या, उन्होंने रीज़न क्या दिया रिजाइन के पीछे कि उनके बेटे की शादी और कुछ ना कुछ घर में फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने थोड़ा अर्ली रिजाइन कर दिया ताकि वो उस सब में पार्टिसिपेट कर सकें और मतलब फैमिली गेट टुगेदर में थोड़ा अच्छे से हो पाए। तो पहले मैं इस चीज़ को समझा नहीं था, क्योंकि रेजिग्नेशन मेरे लिए तो भाई सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। रिजाइन अगर मेन आदमी ने किया, मैं कंपनी के शेयर बेच देता हूँ और मैं बाहर हो जाता हूँ। मैं कोई ऑनर नहीं हूँ, मैं शेयर बाजार का आदमी हूँ, मैं सीधा समझता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, अगर मेरे पास शेयर्स है तो कोई ऑनर वॉनर नहीं है, हम आए हैं पैसे बनाने के लिए। बट यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप समझो, अगर 3 महीने बाद वो रिजाइन करते, उसके बाद भी सक्सेसर प्लानिंग होती, तो दीपक जी आने वाले थे। दीपक गुप्ता जो हैं वो अभी उनकी पोस्ट को आगे देखेंगे। इसमें अभी कुछ ना कुछ पेपर वर्क वगैरह चल रहा है, लेकिन आगे वही देखेंगे अल्टीमेटली भी। तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि उन्होंने जब 3-4 महीने पहले रिजाइन कर दिया, लगभग 4 महीने के आसपास का उन्होंने टेन्योर अपना छोड़ा है, तो उससे क्या होगा, शेयर्स में मतलब जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें भगदड़ मचेगी थोड़ी सी, जिससे क्या होगा कि लोग शेयर बेच बेच के भागेंगे। तो मेरे हिसाब से 4-5%, 7%, हो सकता है 20-25% भी टूट जाए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आने वाला है कि उदय कोटक जी ने बैंक नहीं छोड़ा है, अपनी पोजीशन छोड़ी है। वो उनका एक जॉब था, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और अल्टीमेटली उनके पास से 3-4 महीने बाद तो जाने ही वाला था, 3-4 महीने पहले छोड़ दिया है। बट वो एज अ स्लीपिंग मेंबर अभी भी हैं, और कंपनी की शेयर होल्डिंग जितनी उनके पास थी उतनी अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। इट्स जस्ट लाइक कि उन्हें फैमिली के जो गेट टुगेदर है और कुछ भी फंक्शंस वगैरह हैं उन्हें अटेंड करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उन्होंने उन फंक्शंस को वैल्यू दी, इस वजह से थोड़ा अर्ली रिटायर हो गए वो। मतलब उस तरह से हम देख सकते हैं। तो वैसे देखना चाहिए मेरे हिसाब से, इस ओवरहैंग का आपको फायदा उठाना चाहिए। मतलब जो अभी सेल होने वाला है शेयर, लोग नहीं मानेंगे, लोग तो बेचेंगे भाई। 5-7%, 10% तो टूटेगा, आप हफ्ते भर में देख लें, लटका देंगे इसको। बट हो सकता है 20-25% भी टूट जाए। वो डिपेंड करता है कि भाई उस टाइम पे बुल रन कंटिन्यू रहता है या फिर कंसोलिडेट मार्केट रहता है। कंसोलिडेट मार्केट की बजाय अगर आप निफ्टी को देखेंगे, -200 पे खुल गया ना, तो समझ लें लिटा देंगे इसको उसी टाइम, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। और ये जो मैंने इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताया, इसको समझने वाले नहीं है, और जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। पास में मैंने इस चीज़ का फायदा उठा के कि कोई रिजाइन कर रहा है, फिर कोई ऐसी चीज़ी न्यूज़ है कि भाई एकदम से ऐसा कि यार क्या हो गया, ऐसा करके अरे बेच दो, क्या कुछ होने वाला है क्या, ऐसे करके मैंने बहुत सारे शेयर्स पकड़े थे जिसमें अल्टीमेटली बहुत पैसा बना था। इसी कॉन्सेप्ट से आपका 30-40% भी कई बार निकल आता है, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप है तो वैसे करके देखना चाहिए। तो दीपक गुप्ता अल्टीमेटली इसको हैंडओवर कर लेंगे अपने ऊपर। और जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो सक्सेसर प्लानिंग होती है। सक्सेसर प्लानिंग मतलब इनके जाने के बाद बैंक को कौन संभालेगा। जब कंपनी का मार्केट कैप बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, तो ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अकेला सीईओ पूरी कंपनी को नहीं चलाता है, उसके साथ काफी सारे डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो वो सब लोग मिलके मैनेज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के जाने से पूरी कंपनी ठप पड़ जाएगी। और वैसे भी अभी 4 महीने बाद तो यार जाने वाले थे ही, तो 4 महीने पहले हो गया, तो इसमें नेगेटिव चीज नहीं देखता हूं मैं इसको बैंक में, मैं एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूं। तो आप हफ्ते 1.5 हफ्ते देखो, इसको लिटा देंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको खरीदने की। तो उस टाइम पे अभी भी वैसे वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन उस टाइम और सस्ता हो जाएगा। चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए, उन्हें देख लेते हैं। भाई आप लोग एक्चुअल में कमेंट कर रहे हो, मैंने बोला था कि भाई कमेंट करो, तो आप एक्चुअल में कमेंट कर रहे हो, बहुत सही लगता है। मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े बड़े लॉयल हैं। मतलब नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 40-50-60-70 सब्सक्राइबर्स नए आए हैं, बट सब सारे सब्सक्राइबर्स बहुत लॉयल हैं। मैं बोलता हूँ कि यार कमेंट करो, तो आप लोग कमेंट कर देते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमेंट देखते हैं। प्रांशु बोल रहे हैं, व्हाट यू एक्सप्लेन्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट आरओई बट ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। भाई गलती हो गई यार, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब जल्दबाजी में निकल गया, कैसे भी समझ लो। आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को एज अ होल बताना चाहिए था, मैंने उसको उसका गलत तरीके से मतलब थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा जितेंद्र व्यास जी को
एक कमेंट है वो देख लेते हैं। थैंक्स फॉर पिकिंग माई लास्ट कमेंट, वेलकम जी। फंबल कर रहा हूँ आज थोड़ा। कैन यू शेयर 4 अदर स्टॉक्स, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यू एंड बसंत जी। बसंत जी से तो भाई मैं भी सीखता रहता हूँ, उनका जो फंडामेंटल का ग्रिप है दैट इज इनसेन। 4 स्टॉक्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा 2 एग्रेसिव बताता हूँ, 2 डिफेंसिव बताता हूँ। तो एग्रेसिव में भाई होम फर्स्ट फाइनेंस एग्रेसिव है, स्मॉल कैप है। आप फंडामेंटल रिसर्च अपने आप करें और अपने मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए समझें। होम फर्स्ट फाइनेंस, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी और इसके अलावा पॉलीकैब। तो भाई 3 हो गए सिक्योर और हाई ग्रोथ टाइप के, जिसमें के मेरे को टाटा एलेक्सी में हाई ग्रोथ दिखता है, केपीआईटी में हाई ग्रोथ दिखता है। थोड़ा सा महंगा है, आप 2-4 महीने के अगर समय में देखोगे तो यार कंसोलिडेट कर सकता है, बट अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन शेयर्स को लेके, मतलब करेगा ही, बट मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इस वजह से आप थोड़ा समझिए उसको कि अपने फंडामेंटल्स को एक बार देख लीजिए। अमित जी बोल रहे हैं वेरी नाइस एनालिसिस भाई, आई वांट IDFC फर्स्ट बैंक आफ्टर बजाज फाइनेंस एंड होम फर्स्ट इन मिड कैप फाइनेंशियल सेक्टर इन माय पोर्टफोलियो, इज इट ओके और चोला इज बेस्ट? चोला मेरे ख्याल से चोला फाइनेंस की बात कर रहे हैं। आई वांट ऐड IDFC फर्स्ट बैंक। भाई IDFC फर्स्ट बैंक इज अ मैड हॉर्स, मतलब ये पागल घोड़ा है। ये अपने रास्ते पे भले मतलब अपनी मंजिल पे भले ही पहुंच जाए, लेकिन ये जिस तरह से चलेगा ना, ये आपको कहीं ना कहीं फेंक देगा। बसंत जी का डायलॉग कॉपी कर रहा हूं, मैंने उनका पास्ट इंटरव्यूज में देखा था, वो एक कॉन्सेप्ट को बता रहे थे, यू कैन नॉट राइड अ मैड हॉर्स। मैड हॉर्स में क्या होता है, इसका आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। मेरे को पता है आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों आया है, क्योंकि एकदम से उसने जो अपना लॉस चल रहा था उसको एकदम से प्रॉफिट में ले आया। बट मैं ऐसी कंपनीज में जनरली 1-2 साल का टाइम लेता हूँ, ग्रोथ निकल जाए भाई, आज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स रहे हैं कि यार अभी प्रॉफिटेबल हो गए, फिर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, वापस से लॉस मेकिंग हो गए। तो मैं इनमें एटलीस्ट 2 से 3 साल ऐसा देखता हूं जब ये कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहे। अभी कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है, 2 साल पीछे देखोगे तो भाई लॉस मेकिंग कंपनी थी, सॉलिड लॉस मेकिंग कंपनी। तो इस वजह से मैड हॉर्स को राइड करना मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं। और बात करते हैं चोला फाइनेंस की। इससे पहले आप बोल रहे हैं बजाज फाइनेंस एंड होम फर्स्ट, ये अच्छे शेयर्स हैं, बाकी अपना एनालिसिस आप खुद करिए, मेरे हिसाब से अच्छे शेयर्स हैं। चोला फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, चोला फाइनेंस एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। आप इसका अगर आरओई भी देखेंगे तो ठीक ठाक लगता है मेरे को, और जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है काफी कंसिस्टेंट है। 1,00,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 30-35 के आसपास के पी के आसपास शायद मिलता होगा ये। तो वहां से अगर आप देखेंगे ग्रोथ को तो एक थोड़ा सा सेफ बेट लगता है, अपॉर्चुनिटी भी है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, तो वैसे करके देखना चाहिए। साहिल मखानी बोल रहे हैं भाई अब कोटक बैंक कैसा रहेगा लेना फॉर शॉर्ट टर्म आफ्टर उदय कोटक रेजिग्नेशन? लेना, वो आपने स्कैम 1992 का एक डायलॉग सुना है भाई, ये खेलने का नहीं पेलने का टाइम है, लेने का टाइम नहीं है, शॉर्ट करने का टाइम है। भाई कोई एडवाइस मत समझ लेना, इस टाइम लोगों को नहीं समझ में आने वाला कि भाई वो 4 महीने बाद वैसे भी रिजाइन, मतलब उनका टेन्योर पूरा हो रहा था, वो जाने ही वाले थे, उन्होंने बस 4 महीने पहले रिजाइन कर दिया है। ये मैं आपको कितना ही बता लूं, बट पूरी पब्लिक को ये समझने नहीं वाला। पैनिक है, आप मंडे का मार्केट देख लेना, उसको लिटा देंगे। अगर निफ्टी और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो नेगेटिव में खुला और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा थोड़ा फॉल किया, तो फिर तो भाई पूरा लिटा देंगे उसको, आप देख लेना। हो सकता है कि भाई 2-3-4% का मार जाए वो सर्किट नीचे से। तो भाई इस टाइम मेरे हिसाब से हफ्ते 1.5 हफ्ते इसको देखो, अच्छे प्राइसेस मिलेंगे इन्वेस्ट करने के हिसाब से। बट अगर आप देख रहे हो कि यार फॉर शॉर्ट टर्म से मैं समझता हूं कि आप हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहे हो, तो अगर आपके पास ग्रिप है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर आपके पास ग्रिप है। नए इन्वेस्टर्स इसको फॉलो ना करें भाई, मैं खुद घाटे खा चुका हूं शॉर्ट करने के चक्कर में। क्या लगता है रघु उठेगा अब? बसंत जी ने रघु बनाया है, रघु अभी नहीं उठेगा, रघु अभी गिर पड़ेगा सोते हुए और 1-2 हफ्ते बाद उठेगा। और लेकिन देखो भाई फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, 4th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया है, तो इसको रघु को गिरने दो एक बार। रघु जब गिरेगा उसके बाद इसको आराम से जाके उठाएंगे कि रघु भाई तुम गिर पड़े हो, अब तुम उठ जाओ। तो वैसे करके देखें। SK मोटिवेशन 332 बोल रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज पर डिटेल्ड वीडियो बनाइए ब्रदर, योर वीडियोस इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच जी।
लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं किया है, मैं आपको ब्लैंक कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। मैं इस पर रिसर्च करने के बाद हो सकता है अभी एक दो दिन में कोई डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, या फिर जब मल्टीपल स्टॉक्स की बात करूंगा तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे हम। इसके अलावा वेस्टलैंड्स ग्रुप ऑफ ट्रेंडिंग बोल रहे हैं व्हाट अबाउट ऑटो एंड एनर्जी सेक्टर। तो भाई पहले ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में यार अभी इलेक्ट्रिक कार्स में तो आने में थोड़ा टाइम है, इंटरनेशनल में मैं इन्वेस्ट नहीं करता और मेरा इतना ग्रिप भी नहीं है कि भाई मैं टेस्ला वेस्ला के बारे में आपको कुछ बता पाऊँ। बट अगर बात करें कि भाई ऑटो सेक्टर में इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने सामने देखो कि क्या मार्केट में चल रहा है। मतलब आप अगर देखोगे अभी तो 25 लाख 18 से 25 लाख 27 लाख की रेंज की जो कार हैं वो 2-2 साल की वेटिंग पे है। मतलब आप देखोगे XUV 700 हो गया, टाटा हैरियर हो गया, और इसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गया। तो ये सारी गाड़ियां आपको 2-2 साल 3-3 साल की वेटिंग पे मिल रही हैं। तो मतलब यहां से सीधा समझ आ रहा है कि लोगों का जो परचेज का बजट था, वैसे मतलब जनरली मिडिल क्लास था हमारा इंडिया, अब बुरा मत मानना बट जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मिडिल क्लास था हमारा इंडिया। तो उसमें क्या 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए की गाड़ी की मेन डिमांड थी, वो डिमांड अभी भी है। लेकिन आप एक और सेगमेंट उभरता हुआ देखोगे कि भाई 18 से 25-27 लाख के बीच की जो गाड़ियां हैं, जनरली आप देखोगे नोएडा वाली साइड और बेंगलोर वाली साइड, जो थोड़े से डेवलप्ड टीयर 1 सिटीज हैं, तो वहां पर इसकी डिमांड बहुत हाई आ रही है। तो वहां से अगर हम देखें तो टाटा में आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स में डीवीआर लोगे तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा, उसमें आपको कुछ परसेंट का आर्बिट्राज मिल जाता है। इसके अलावा महिंद्रा आप देख सकते हो, महिंद्रा में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। बट अगर इसके अलावा आप देखते हो कि भाई हम तो ढीठ है, एक्सीडेंट हो तो हो जाए, कितनी कागज की तुम बना दो, लेंगे दो मारुति, क्योंकि 25-27 का एवरेज है यहाँ तो भाई सब चलता है। और मारुति की आप कागज की बना दो वो भी बेच जाएंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो मारुति तो चलने वाला है ही। इसके साथ में टाटा एक स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि देखो भाई इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लोगों ने नेक्सॉन लॉन्च करी, पहले साल 5,500 यूनिट उसके सेल हुए, तो वो एक अपने आप में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा थे। उसके साथ ही एनर्जी, चलो इस पे आऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके साथ ही आप देखो कि ये टाटा हैरियर वगैरह और इसके साथ कुछ ना कुछ अपनी जो ये इस सेगमेंट की कार हैं, जो 12 से 18 लाख 25 लाख के रेंज की कार हैं, जनरली बिकती नहीं थी। बट उसके बाद जो जैसे जैसे इन्होंने जैगवार खरीदा, उसके बाद JLR मतलब जैगवार लैंड रोवर, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए, उसके बाद काफी इंप्रूव कर लिए हैं टेक्नोलॉजी वाइज और स्ट्रेंथ वाइज। और मतलब अल्टीमेटली अगर उनकी कार को देखोगे तो पहले क्या होता था कि टाटा की गाड़ी यार बिल्कुल ट्रक है, बिल्कुल अजीब चलती है, कोई फीचर नहीं है, डब्बा है, टीन है, ऐसा करके बोलते थे। अब बुरा मत मानना, लेकिन सब लोगों का मिक्स रिव्यू तो इसी टाइप का आ रहा था। तो वो इमेज अब कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब मतलब प्राउड ओनर्स होते हैं टाटा की गाड़ी के कि भाई जैसे चलानी है चला लो, मजबूती है, कहीं से पलट दो, सारी गाड़ियां कुचल जाएंगी, टाटा को कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से टाटा डीवीआर का शेयर मैं एक बार को देख सकता हूं, और आपको भी देखना चाहिए अपने फंडामेंटल्स देखने के बाद, शेयर के मतलब अपने क्या देखोगे। और महिंद्रा में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट में डोमिनेंस दिखाना चाहते हो कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स, तो मेरे हिसाब से टाटा को ही देखना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा देख लेते हैं एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भाई अडानी से तो भाई दूर से नमस्कार है, मुझे समझ नहीं आता, ना मैं इस पर कोई कमेंट करने वाला कि अच्छा है या बुरा है। ये मैड हॉर्स है, ये कहीं पहुंचेगा पता नहीं, ये पहुंचेगा या फिर आपको रास्ते में तो गिरा ही देगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचे तो भाई मैं इस पर नहीं बैठूंगा, इस घोड़े पे, मुझे रास्ते में गिरा देगा। तो भाई अडानी से तो दूर हूं। पर टाटा पावर एक प्लेयर है। आप देखोगे कि MG हेक्टर जो है और MG की ZS EV जो इलेक्ट्रिक कार है, इस सब का टाई अप था टाटा पावर से अपने चार्जिंग स्टेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो ऑयल बेस्ड जो कंपनीज है गवर्नमेंट की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उससे भी कुछ कुछ टाई अप थे कि भाई 1000 लगा देंगे या 500 चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे हर एक पेट्रोल पंप पे। तो उस बारे में भी चीजें चल रही थी। बट थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था प्राइसेस के ऊपर, कुछ ना कुछ इंटरनेशनली भाई कोयले वगैरह से जो है थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं इनके, वो सब जो ऑपरेट होते हैं, उसमें प्राइसेस का इशू था कि भाई चाइना से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसमें प्राइस फ्लक्चुएट करते थे। तो इस वजह से मैंने पास में निकाल दिया था। बट अगर ये थोड़ा सा स्टेबल होता है तो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो एक बार इसके चार्जिंग स्टेशन लग गए ना, तो फिर भाई चारों तरफ से पैसा ही पैसा आना है। हर तरफ गाड़ी चार्ज होगी, हर तरफ चार्जर बेचेंगे, हर कुछ ना कुछ टाइम में चार्जर इनके खराब होंगे, किसी कोई तोड़ देगा, कोई फूक देगा। आप कितना ही बढ़िया बना लो, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो भाई वहां से रीसेल बनी रहेगी और गाड़ी बिकेगी टाटा की, तो टाटा पावर का ही चार्जर बिकेगा। तो ऐसा करके मैंने सोचा था
कि भाई एक एकदम से ऐसा कैश काउ टाइप की बन जाएगी, तो मैं उस तरह से इसको देख रहा था। 1-2 साल बाद हो सकता है मैं वापस से इसको देखूं, बट अभी करंटली थोड़ा सा मैं दूर हूं इससे। इसके अलावा और क्वेश्चंस हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर बसंत सर इज सजेस्टेड फ्यू स्टॉक्स इन हिज वीडियो, काइंडली सजेस्ट मी 5 स्टॉक्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशनल पर्पस, ठीक है भाई, ध्यान रखना आप भी, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। एंड स्टॉक्स आर LTIM, गुड स्टॉक, टाटा मोटर्स, DVR कर लो, पॉलीकैब, एक्सेलेंट स्टॉक, मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है विद सिक्योरिटी। जिंदल स्टील भाई नमस्कार है, मैं स्टील में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं मेटल में बहुत नुकसान खा चुका हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट भाई, सीमेंट का बिजनेस मुझे समझ नहीं आता, बट ये डोमिनेंट प्लेयर है तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है, लेकिन अगर ये गिर पड़ा तो भाई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे सीमेंट का बिजनेस समझ नहीं आता है। बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, ग्रोथ भी देगा ही, मतलब दे सकता है। चोला मंडलम भाई नहीं पता। CDSL अभी बेच के आया हूँ, इसमें फंसना हुआ तो इसका कुछ नहीं होने वाला। अब फॉरवर्ड लुकिंग पता नहीं देते हैं नहीं, इसका कुछ नहीं होने वाला भाई। 1500-1550 का लेके मैं 2 साल रख के इसको बेच के आया हूँ। होता क्या है, ट्रेडिंग का मार्केट है, ये पैसा बनाता है इन्वेस्टिंग पे, मतलब स्विंग ट्रेडिंग पे। जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर आए उसके बाद बेचें। हम लोग नालायक हैं, हम शेयर बेचते नहीं हैं, एक बार खरीद लेते हैं तो जब तक बेचेंगे नहीं, जब तक पैसा इनके पास आएगा नहीं। 16 रुपये इनको DP चार्जेस मिलता है, और जो ट्रेडर हैं वो पोर्टफोलियो में अपना शेयर लेंगे ही नहीं, तो सॉरी डीमेट में अपना शेयर लेंगे ही नहीं, तो भाई इसका पैसा नहीं बनने वाला, इस वजह से पड़ा रहेगा मेरे हिसाब से। पतंजलि कुछ ना कुछ भाई चलता रहता है इसका, क्रिमिनल मान लो या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अभी करंटली मैं इससे दूर हूँ। परसिस्टेंट एक्सीलेंट कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी है। होम फर्स्ट फाइनेंस भाई ये तो जन्मों का साथ ही है। काइंडली सजेस्ट स्टॉक इफ यू हैव इन योर लिस्ट, तो भाई मैंने जैसा बताया, माइंट्री, टाटा मोटर, DVR, पॉलीकैब, परसिस्टेंट, होम फर्स्ट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। भाई ये आपका वो जो बसंत सर बोलते हैं ना, भीष्म पितामह टाइप का पोर्टफोलियो बन गया है। ये ग्रोथ भी आपको दे देगा, और आपने जो मोटा हाथी टाइप के स्टॉक्स पकड़ लिए हैं, या आप यहाँ से सेफ भी रहोगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट यार इतने मेरे बोलने के बाद इन लोगों ने क्वेश्चन लिखे हैं, तो यार मैं इनको क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं अब। तो जितेंद्र व्यास जी बोल रहे हैं, व्हाट इज योर करंट पोर्टफोलियो, ये हो गया था लास्ट वीडियो में। अमिताभ जी बोल रहे हैं, 10-12% is also not bad. Taking too much risk has made many shut away from markets forever. Don't try to scare investors away from stock market. You are very greedy. Good luck to you. भाई मैं हर लाइन के बाद बोल रहा था, हर एक के बस की बात नहीं है, हर कोई ट्राई ना करे। मैं काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लॉस खा के प्रॉफिट बना के ग्रिप आ गया इस वजह से, और मैं ग्रीडी हूँ, और ग्रीडी होने में कोई बुरी बात नहीं है। आप भी अगर ग्रीडी हैं, ग्रीडी को हम बड़ा नेगेटिव वर्ड समझते हैं, बट ग्रीडी होना अच्छी बात है भाई। स्टॉक मार्केट में ग्रीडी नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न बनाने हैं तो बनाने हैं, वही वाली बात है। 10-12% का रिटर्न खराब नहीं है, खराब उसके लिए नहीं है जो FD तोड़ के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं उसका पैसा फंसा हुआ है, वहां से कोई रिटर्न उसे 5 साल से नहीं मिला है, यहाँ से 12-15% से वो 5-7 साल में पैसे को डबल कर लेगा। एक्सीलेंट चीज है, उसके लिए अच्छा है आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बड़े स्टॉक्स में दिमाग लगाने से मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। आप इंडेक्स में डाल दो, 12-15% आपको वहीं मिल जाएगा। कौन भाई लार्ज कैप ले, उन्हें ट्रेस करे और वो सब करें। और बात करें डोंट ट्राई टू स्केयर इन्वेस्टर्स, भाई मैं स्केयर नहीं कर रहा हूँ यार, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी तरह इन्वेस्ट करो, मैं ये बता रहा हूँ मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर किसी के पास 5 लाख है और उसे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो वो 12% से तो भाई रिटायरमेंट तक भी नहीं होने वाला। तो वो वाली चीज है, रिटायरमेंट तक फंबल कर गया, रिटायरमेंट तक शायद हो जाए, इस पर ट्रोल मत करने लगना। बट यार आपको पता है उससे कुछ मीनिंगफुल अमाउंट निकलने वाला है नहीं, आपके बाल सफेद पड़ जाएंगे, लेकिन वो अमाउंट बड़ा नहीं बनने वाला इतना इजीली। या तो आपके पास कहीं और से पैसा आ रहा हो और सेफ ही सेफ आपको गेम खेलना हो, तो आप इस चीज को देख सकते हो। बट अगर आप एग्रेसिव खेलोगे तो आपका पैसा जल्दी बनेगा। इसको ऐसे समझते हैं, भाई मेरे को 200 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अब मैं 100 की स्पीड पे जाऊंगा तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं 200 की स्पीड पे जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा। अब 200 की स्पीड पे किसे जाना चाहिए, भाई जिसको गाड़ी चलानी आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। इसका मतलब ये है
कि जब मैं वहां पर 200 की स्पीड पर ड्राइव करूंगा और एक्सीडेंट होने के चांस बन रहे होंगे, तो जो न्यू ड्राइवर है और जो मैं हूं, मतलब चलो यार मैं अपनी बात कर लेता हूँ, और जो मैं हूं तो मैं उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 200 पे चला रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, और पास्ट में मेरे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कैसे एक्सीडेंट होते हैं और जल्दी कैसे पहुंचा जाता है मुझे पता है। तो ऐसा करके आप कार के एग्जाम्पल से समझें कि भाई अगर मैं ज्यादा तेज चलाऊंगा तो जितनी मैं स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा ना, गाड़ी की, आप कार की समझें, गाड़ी की जितनी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतना मैं जल्दी पहुंचूंगा और उतना एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है। बट अगर मैं स्लो चलाऊंगा कि भाई 30-40 पे चल रहा हूँ, तो वो तो भाई रिटायरमेंट के बाद वाली स्थिति लगती है, मुझे उसमें थोड़ा मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। तो भाई मैं थोड़ा एग्रेसिव प्ले करता हूँ, 200 पे नहीं तो भाई 150 पे तो जरूर चलाएंगे। और बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, लोगों के क्वेश्चन सेंसेबल हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ यूजलेस कमेंट करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो भाई मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है 50-60-70 लोग हैं जो नए जुड़े हैं, बट काफ़ी सपोर्टिव हैं, जेन्युइन लोग हैं। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। मैं आपको ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट आगे भी देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।